अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो 24 अगस्त 2026 की तारीख आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube अपने व्यू काउंट करने के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर नया रूल क्या है? क्या वीडियो पर व्यूज जल्दी बढ़ेंगे? क्या इससे मोनेटाइजेशन आसान हो जाएगा? क्या नए यूट्यूबर्स को फायदा मिलेगा? और क्या सिर्फ ज्यादा व्यूज आने से कमाई ज्यादा हो जाएगी? इन सारे सवालों के आंसर मैं समझाती हूँ। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। 24 अगस्त से YouTube पर किसी पब्लिक वीडियो का व्यू तब काउंट होगा जब वीडियो प्ले होना शुरू होगा, यानी पहला फ्रेम देखेगा। इसके लिए पहले की तरह किसी खास मिनिमम वॉच टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बदलाव लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स तीनों फॉर्मेट्स पर लागू होगा। YouTube का कहना है कि इससे अलग अलग वीडियो फॉर्मेट्स में व्यू काउंटिंग को एक जैसा किया जा सकेगा। अब इसे एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने कोई 10 मिनट का YouTube वीडियो अपलोड किया। किसी व्यूअर ने वीडियो खोला और वीडियो प्ले होते ही अगले वीडियो पर चला गया। नए सिस्टम में भी उस प्लेबैक को पब्लिक व्यू में काउंट किया जा सकता है, यानी व्यूअर ने पूरा वीडियो नहीं देखा, फिर भी पब्लिक व्यू नंबर बढ़ सकता है। यही वजह है कि 24 अगस्त के बाद कई क्रिएटर्स को अपने वीडियोस के व्यूज पहले से तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझना जरूरी है। व्यू काउंट बढ़ना और अर्निंग बढ़ना एक चीज बिल्कुल नहीं। यही इस पूरे अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, YouTube पब्लिक व्यूज को एक तरह के रीच या एक्सपोजर मैट्रिक की तरह दिखा रहा है, जबकि मोनेटाइजेशन और परफॉर्मेंस को समझने के लिए ज्यादा मीनिंगफुल एंगेजमेंट मैट्रिक्स अभी भी जरूरी है। खासकर शॉर्ट्स के मामले में YouTube मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल एंगेज्ड वीडियोस का इस्तेमाल करता है। खासकर शॉर्ट्स के मामले में YouTube मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल एंगेज्ड व्यूज का इस्तेमाल करता है, यानी सिर्फ हेडलाइन पर दिखने वाला बड़ा व्यू नंबर आपकी अर्निंग का सीधा हिसाब नहीं। तो अगर किसी क्रिएटर के मन में ये सवाल है कि मेरे व्यूज अब जल्दी बढ़ेंगे तो क्या मेरी इनकम भी डबल हो जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। आपके पब्लिक व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर लोग वीडियो को तुरंत छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑडियंस ने आपका कंटेंट जेन्युइनली कंज्यूम किया है। इसलिए क्रिएटर्स को सिर्फ व्यूज देखकर खुश होने के बजाय वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और एंगेज्ड व्यूइंग जैसे मेट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि नए यूट्यूबर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहला फायदा है कि नए क्रिएटर्स को अपने कंटेंट की इनिशियल रीच ज्यादा साफ दिखाई दे सकती है। अगर किसी नए क्रिएटर की वीडियो कई लोगों तक पहुंच रही और लोग उसे खोलकर देख रहे हैं तो पब्लिक व्यू काउंट तेजी से बढ़ सकता है। इससे क्रिएटर को ये समझने में मदद मिल सकती है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है। दूसरा फायदा ये होगा कि YouTube का व्यू काउंटिंग सिस्टम शॉर्ट्स और दूसरे वीडियो फॉर्मेट्स के बीच ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा। शॉर्ट्स में पहले से ही शुरुआती प्लेबैक के आधार पर व्यूज काउंट किए जा रहे हैं और अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के लिए भी काउंटिंग अप्रोच को उसके करीब लाया जा रहा है। तीसरा फायदा यह है कि एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर्स और ब्रांड्स के बीच विजिबिलिटी हो सकती है। अगर पब्लिक व्यू नंबर्स तेजी से बढ़ते हैं तो किसी चैनल की ओवरऑल रीच पहली नजर में ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। लेकिन ब्रांड्स और सीरियस क्रिएटर्स के लिए सिर्फ व्यूज देखना पर्याप्त नहीं होगा। एंगेजमेंट और ऑडियंस क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, ये तो हो गए सारे फायदे की बात। अब इसका नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पब्लिक व्यू नंबर और एक्चुअल व्यूअर इंटरेस्ट के बीच का गैप बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी वीडियो पर 1 लाख व्यूज दिख रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लोग सिर्फ शुरुआत में वीडियो खोलकर चले गए तो ये 1 लाख व्यूज ये साबित नहीं करते कि 1 लाख लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ ये कहना कि मेरे वीडियो पर 1 लाख व्यूज आए उतना मीनिंगफुल नहीं होगा, जितना ये बताना कि लोगों ने वीडियो को कितना देखा, कितनी देर तक देखा, कितने व्यूअर्स वापस आए। अब आते हैं मोनेटाइजेशन पर। यहाँ क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जब व्यूज काउंट करना आसान हो गया तो शायद YouTube पार्टनर प्रोग्राम में पहुंचना भी उतना ही ईजी होगा। लेकिन व्यू काउंटिंग चेंज को सीधे मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी से जोड़ना सही नहीं। देखिए, YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज अभी भी ओरिजिनल, ऑथेंटिक और एडवाइजर फ्रेंडली कंटेंट पर जोर देती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीयूज्ड और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट।
YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में रेपिटेटिव कंटेंट टर्मिनोलॉजी को इनऑथेंटिक कंटेंट के रूप में क्लैरिफाई किया। इसका मतलब ये है कि ऐसा कंटेंट जो बड़े पैमाने पर रेपिटेटिव या मास प्रोड्यूस तरीके से बनाया जाता है और जिसमें जेन्युइन ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। तो अगर कोई नया क्रिएटर सोच रहा है कि अब व्यूज जल्दी काउंट होंगे इसलिए मैं एक ही तरह के बहुत सारे वीडियो बनाकर जल्दी मोनेटाइज हो जाऊंगा, तो ये सोच सही नहीं। यूट्यूब अभी भी ये देखता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, उसमें मीनिंगफुल वैल्यू है या नहीं, और व्यूअर के लिए उसमें वास्तविक इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट या एजुकेशन है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं शॉर्ट्स क्रिएटर्स की। शॉर्ट्स के मोनेटाइजेशन में यूट्यूब एलिजिबल एंगेज्ड व्यूज को महत्व देता है। नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स दूसरे क्रिएटर्स के कंटेंट की बिना मीनिंगफुल एडिशन वाली रीअपलोड्स या आर्टिफिशियल या फेक व्यूज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसलिए शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए भी सबसे जरूरी बात यही है, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए और व्यूअर को कुछ मीनिंगफुल जरूर दिखना चाहिए। अब एक सिंपल कंपैरिजन कर लेते हैं। पुराने तरीके को आप ऐसे समझिए कि व्यूअर वीडियो पर आया, कुछ समय देखा और उसके बाद व्यू काउंट होने की संभावना थी। नए सिस्टम में वीडियो प्ले होते ही पब्लिक व्यू काउंट हो सकता है, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए सवाल अलग है। क्या व्यूअर ने वास्तव में कंटेंट एंगेज होकर देखा? यानी अब हमें 3 चीजों को अलग अलग समझना होगा: पब्लिक व्यूज, एंगेजमेंट और अर्निंग। पब्लिक व्यूज बताते हैं कि कितनी बार प्लेबैक शुरू हुआ। एंगेजमेंट ये समझने में मदद करता है कि व्यूअर्स ने कंटेंट के साथ कितना जेन्युइनली इंटरेक्ट किया या उसे कितना कंज्यूम किया। और अर्निंग कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मोनेटाइजेशन, एलिजिबिलिटी, एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट और एलिजिबल मोनेटाइज एक्टिविटी। इसलिए अगर 24 अगस्त के बाद किसी क्रिएटर के व्यूज अचानक बढ़ जाते हैं तो उसे तुरंत ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी अर्निंग भी उसी रेशियो में बढ़ गई। अब सवाल है, क्या ये पॉलिसी क्रिएटर्स के लिए अच्छी है या बुरी? देखिए, मेरी नज़र में ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। अच्छी इसलिए क्योंकि व्यू काउंटिंग ज़्यादा सिंपल और यूनिफॉर्म हो रही है, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स तीनों बनाते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स के व्यूज़ को समझना आसान हो सकता है और शुरुआती रीच का पब्लिक नंबर तेजी से दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि व्यू नंबर बड़ा दिखने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि ऑडियंस ने कंटेंट को ज़्यादा समय तक देखा या पसंद किया। इसलिए क्रिएटर्स को आने वाले समय में सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागने के बजाय रिटेंशन और ऑडियंस इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मान लीजिए 2 क्रिएटर्स हैं। क्रिएटर ए की वीडियो पर 1 लाख पब्लिक व्यूज आते हैं, लेकिन लोग शुरुआत में ही वीडियो छोड़ देते हैं। क्रिएटर बी की वीडियो पर 70,000 व्यूज आते हैं, लेकिन ऑडियंस वीडियो का बड़ा हिस्सा देखती है और लगातार वापस भी आती है। सिर्फ पब्लिक व्यू नंबर देखकर ए आगे दिखाई देगा, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी और ऑडियंस एंगेजमेंट के नजरिए से बी ज्यादा मजबूत हो सकता है। यही इस नए सिस्टम को समझने की सबसे आसान बात है। अब एक और सवाल, क्या पुराने वीडियोस के व्यूज भी बदल सकते हैं? इस अपडेट के बाद पब्लिक व्यू काउंटिंग सिस्टम बदलने से क्रिएटर्स को अपने व्यू नंबर्स में बदलाव दिखाई दे सकता है। इसलिए 24 अगस्त के बाद अगर किसी पुराने या नए वीडियो के व्यूज काउंटिंग पहले से अलग दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि अचानक वीडियो वायरल हो गया। काउंटिंग मेथोडोलॉजी में बदलाव भी उसका एक कारण हो सकता है। यही वजह है कि क्रिएटर्स को 24 अगस्त के बाद अपने एनालिटिक्स को थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए। सिर्फ पब्लिक व्यूज नहीं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि ऑडियंस कितनी देर तक वीडियो देख रही है, किस पॉइंट पर छोड़ रही है और कौन सा कंटेंट व्यूअर्स को वापस ला रहा है। अब अगर आप नए क्रिएटर हैं और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत सिंपल आंसर है। सबसे पहले ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। दूसरा, वीडियो की शुरुआत मजबूत रखिए, लेकिन सिर्फ क्लिक या शुरुआती प्लेबैक लेने के लिए मिसलीडिंग टाइटल या थंबनेल पर डिपेंड मत रहिए। तीसरा, व्यूअर को पहले कुछ सेकंड्स में साफ समझ आ जाना चाहिए कि उसे वीडियो में क्या मिलने वाला है। चौथा, सिर्फ व्यूज देखकर अपनी स्ट्रैटेजी तय बिल्कुल मत कीजिए। एनालिटिक्स में ऑडियंस रिटेंशन और एंगेजमेंट भी देखिए। और पांचवा, एक ही तरह के वीडियोस को बड़े स्केल पर सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए मास प्रोड्यूस करने से बचिए, क्योंकि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को महत्व देती है। तो 24 अगस्त से YouTube पर व्यू काउंट करना आसान हो जाएगा, लेकिन पैसे कमाना सिर्फ व्यूज से आसान
नहीं होगा। पब्लिक व्यूज शायद तेजी से बढ़े, लेकिन क्रिएटर की असली ताकत अभी भी उसके कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस रिटेंशन और जेन्युइन एंगेजमेंट में रहेगी। और नए क्रिएटर्स के लिए इसका सबसे बड़ा लेसन यही है, व्यूज के पीछे मत भागिए, व्यूअर्स के पीछे जाइए। क्योंकि एक व्यूअर जो आपकी वीडियो सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखकर चला गया, उससे बेहतर वो व्यूअर है जो आपकी वीडियो को जेन्युइनली देखे, कुछ सीखे, पसंद करे और अगली वीडियो के लिए वापस आए। इसलिए 24 अगस्त के बाद अगर आपके व्यूज बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल ये जरूर पूछिए कि क्या मेरी ऑडियंस भी बढ़ रही है। अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट, वॉच टाइम और एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तभी उस ग्रोथ को ज्यादा मीनिंगफुल माना जाएगा। इस वीडियो को अभी अपने सारे क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करिए बजरबट्टू दुनिया को।